नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में फसल अवशेष प्रबंध के मुद्दों पर राज्यों के साथ हुई बैठक। कहा कि प्रभावित जिलों में कलेक्टरों की जवाबदेही तय करे राज्य। प्रभावी पराली प्रबंध के लिए पूसा बायोडिकम्पोजर को बढ़ावा देने पर जोर। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पराली जलाने से रोकने के लिए प्रभावी उपाय करे राज्य। बिहार बरौनी के हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड प्लांट ने शुरू किया यूरिया उत्पादन। उत्तर प्रदेश, बिहार सहित कई राज्यों में यूरिया की मांग को करेगा पूरा। यूरिया उर्वरक में देश को आत्मनिर्भर बनाने और उर्वरक में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम। विश्व मसाला कांग्रेस की 14वीं G20 बैठक मुंबई में 16 से 18 फरवरी 2023 को की जाएगी आयोजित। WSC 2023 की थीम विजन 2030 स्पाइसेस उत्पादकता नवोन्मेषण सहयोग पर रहेगी केंद्रित। कार्यक्रम के दौरान मसालों के उत्पादन, प्रसंस्करण, गुणवत्ता और व्यापार पर विचार विमर्शों का किया जाएगा आयोजन। भारतीय खाद्य निगम 12 राज्यों में 249 स्थानों पर 111.125 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता वाले आधुनिक स्टील गोदामों का करेगा निर्माण। हब एंड स्पोक मॉडल के तहत भारतीय खाद्य निगम पहले चरण में 34.875 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदामों को करेगा तैयार। और अब समाचार विस्तार से। फसल अवशेष प्रबंध के मुद्दों पर राज्यों के साथ केंद्र की मंत्रिय स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला की सह अध्यक्षता में आयोजित की गई। पराली जलाने से रोकने को लेकर बैठक में तीनों मंत्रालयों ने अत्यधिक गंभीरता पूर्वक राज्यों के साथ विचार विमर्श किया। इस दौरान कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि इस संबंध में प्रभावित जिलों में संबंधित राज्य सरकार द्वारा कलेक्टरों की जवाबदेही तय करने की जरूरत है। वहीं भूपेंद्र यादव ने कहा कि राज्यों को तत्काल प्रभावी उपायों पर अमल करना चाहिए। रुपाला ने पंजाब में पराली जलाने की समस्या के लिए विशेष रूप से सक्रियता पर बल दिया। तोमर ने कहा कि राज्यों को पराली के प्रभावी इन सीटू अपघटन के लिए पूसा संस्थान द्वारा विकसित बायोडिकम्पोजर के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यों की अपेक्षाओं को पूरा करने की दिशा में केंद्र सरकार ने अपने दायित्व का निर्वहन करने की पूरी कोशिश की है। राज्य सरकारें भी इसी तरह शिद्दत से काम करें तो इसके अच्छे परिणाम आएंगे। विशेषकर पंजाब के अमृतसर व तरनतारण जिलों में पराली जलाने पर प्रभावी नियंत्रण कर लिया जाए तो 50% उपलब्धि हासिल हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों जिलों में सर्वाधिक समस्या विद्यमान है। इन चारों राज्यों में प्रभावी नियंत्रण से अन्य राज्यों में भी समस्या का विस्तार नहीं होगा। योजनाबद्ध तरीके से समग्र प्रयासों से काम करने पर पशुओं के लिए चारे की भी उपलब्धता में आसानी होगी। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र द्वारा दी गई 2 लाख से ज्यादा मशीनें पर्याप्त हैं। जरूरी है कि इनका पूरा उपयोग किया जाए, जिससे समस्या का समाधान संभव है। केंद्र द्वारा प्रदूषण के अन्य कारकों को लेकर भी विचार किया गया है। यादव ने विशेषकर पंजाब में पराली जलाने से रोकने के लिए प्रभावी नियंत्रण पर बल देते हुए वहां के मुख्य सचिव को तत्काल समुचित कार्यवाही करने के साथ ही पूसा डिकम्पोजर के उपयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। बैठक में लक्षित किसानों के लिए उचित IEC गतिविधियां लागू करने की जरूरत बताते हुए राज्यों को सलाह दी गई है कि वह सभी आवश्यक संसाधनों को तैनात करके रणनीतिक योजना बनाकर स्थिति से निपटे। बायोडिकम्पोजर के लाभ देखते हुए राज्यों को किसानों के खेतों पर इस तकनीक का बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने की सलाह दी गई है। और दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता में कमी को लेकर वायु गुणवत्ता आयोग स्थिति की लगातार समीक्षा कर रहा है। NCR और उससे लगे इलाकों में वायु गुणवत्ता को लेकर बने आयोग की उप समिति ने बुधवार को आपात बैठक की।
उप समिति ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को लागू करने में एनसीआर के लोगों से सहयोग करने को कहा है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वो निजी वाहन के बजाय सार्वजनिक यातायात का उपयोग करें। धूल पैदा करने वाले निर्माण गतिविधियों से बचने की सलाह भी दी गई है। उप समिति ने एनसीआर की संबंधित एजेंसियों को प्रदूषण से निपटने के उपायों को सख्ती से लागू करने की सलाह दी है। पूरे एनसीआर में तुरंत प्रभाव से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के दूसरे चरण की कार्य योजना लागू करने का भी फैसला किया गया है। इनमें जो 12 उपाय शामिल हैं उनमें होटल, रेस्टोरेंट और खुले में कोयला और लकड़ी जलाने पर प्रतिबंध, आपात और जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य कार्यों के लिए डीजल जनरेटर के प्रयोग पर रोक और सड़कों पर नियमित रूप से धूल हटाने का फैसला शामिल है। हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के बरौनी प्लांट ने यूरिया उत्पादन शुरू कर दिया है। देश ने बरौनी में इस नए अमोनिया यूरिया प्लांट को स्थापित करके एक और मील का पत्थर हासिल किया है। अत्याधुनिक गैस आधारित बरौनी प्लांट सरकार द्वारा फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड की बंद पड़ी यूरिया इकाइयों को पुनर्जीवित करने की एक पहल का हिस्सा है। यूरिया क्षेत्र में घरेलू स्तर पर उत्पादित यूरिया की उपलब्धता बढ़ाने के लिए FCIL और HFCL की बंद इकाइयों का पुनरुद्धार वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता का एजेंडा रहा है। HURL के तीनों संयंत्रों के शुरू होने से देश में 38.1 LMTPA स्वदेशी यूरिया उत्पादन बढ़ेगा और यूरिया उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने में मदद मिलेगी। ये भारत की सबसे बड़ी उर्वरक निर्माण इकाइयों में से एक है, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। ये परियोजना न केवल किसानों को उर्वरक की उपलब्धता में सुधार करेगी, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा सड़कों, रेलवे, सहायक उद्योग आदि जैसे बुनियादी ढांचे के विकास सहित क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगी। विभिन्न व्यापार एवं निर्यात फोरमों के सहयोग से मसाला बोर्ड इंडिया द्वारा आयोजित मसाला सेक्टर का विश्व का सबसे बड़ा विशिष्ट व्यवसाय मंच 14वां विश्व मसाला कांग्रेस का आयोजन 16 से 18 फरवरी 2023 के दौरान महाराष्ट्र के नवी मुंबई के सिडको प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र में किया जाना निर्धारित है। इस कार्यक्रम में 50 से अधिक देशों के 1000 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। मसाला बोर्ड इंडिया द्वारा आयोजित ये द्विवार्षिक कार्यक्रम मसाला इस क्षेत्र की समस्याओं और संभावनाओं पर विचार विमर्श करने के लिए वैश्विक मसाला उद्योग को एक साथ लाने वाला प्रमुख प्लेटफॉर्म बना हुआ है। इस कार्यक्रम में वर्तमान परिस्थितियों में मसालों के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, गुणवत्ता एवं सुरक्षा, व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंध जैसे पहलुओं पर विचार विमर्श किए जाने की उम्मीद है। प्रमुख आयातक देशों के विनियामकीय प्राधिकारियों तथा G20 सदस्य देशों के व्यापार मंत्रालय और निर्यात संवर्धन एजेंसियों के भारतीय मसाला उद्योग के साथ विचार विमर्श किए जाने की उम्मीद है। मसाला बोर्ड के सचिव IFS सत्यान ने बताया है कि इस बार मसाला बोर्ड दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 की अवधि के दौरान भारत की G20 प्रेसिडेंसी की दौरान एक G20 कार्यक्रम के हिस्से के रूप में विश्व मसाला कांग्रेस का आयोजन कर रहा है, जिसमें G20 देशों के साथ भारत के व्यापार संबंधों को और सुदृढ़ बनाने पर और अधिक फोकस किया गया है। भारतीय खाद्य निगम FCI ने 12 राज्यों में 249 विभिन्न स्थानों पर 111.125 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता वाले आधुनिक स्टील गोदामों के निर्माण की योजना बनाई है। लगभग 9,236 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ इन्हें सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत हब एंड स्पोक मॉडल के अनुसार तैयार किया जाएगा। इन गोदामों को 3 चरणों में बनाकर अगले 3 से 4 वर्षों में कार्यान्वित कर दिया जाएगा और भारतीय खाद्य निगम द्वारा हब एंड स्पोक मॉडल के तहत पहले चरण में 80 स्थानों पर 34.875 लाख मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण किया जाएगा।
इनमें से 14 स्थानों पर 10.125 LMT क्षमता के गोदाम डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण DBFOT मोड के तहत और तथा 24.75 LMT के गोदाम 66 स्थानों पर डिजाइन, निर्माण, वित्त, स्वामित्व एवं संचालन DBFOO मोड के अंतर्गत तैयार किए जाएंगे और पहले से ही उपलब्ध कराई गई और वर्तमान में चल रही साइलो परियोजनाओं में से 31 स्थानों पर 17.75 लाख मीट्रिक टन भंडारण की क्षमता पूरी हो चुकी है। खेतों के पास बनने वाले ये आधुनिक गोदाम खरीद केंद्र के रूप में कार्य करेंगे। इससे किसानों के लिए बाजार की दूरी कम होगी और इनसे परिचालन कठिनाइयों तथा जटिलताओं को काफी कम कर दिया जाएगा। आधुनिक मशीनों से संचालित ये गोदाम 24 घंटे कार्य करते हैं और कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए आने जाने में लगने वाले समय को भी कम करते हैं। इनके अधिक निर्माण की दक्षता में समग्र सुधार होगा। इसके अलावा इन आधुनिक स्टील गोदामों को पारंपरिक भंडारण गोदामों की तुलना में लगभग 1/3 भूमि की आवश्यकता होती है। आकांक्षी जिला योजना से मदद और प्रोत्साहन पाकर झारखंड के दुर्गम स्थानों ने निवास करने वाले जनजाति समुदाय के लोग भी खेतीबाड़ी और पशुपालन के जरिए अपना मुकाम बना रहे हैं। पेश है पूर्वी सिंहभूम जिले में तकरीबन 3000 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित खैरबनी पंचायत स्थित लखाई डी गांव से जमीनी हकीकत से जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट। पूर्वी सिंहभूम जिले का लखाईडीह गांव समुद्र तल से तकरीबन 3000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। पहाड़ के ऊपर बसे ग्रामवासियों का जीवन काफी संघर्षपूर्ण है, लेकिन उन्हें आकांक्षी जिला योजना से संबल मिल रहा है। इससे वे अपनी जिंदगी को आसान बनाने में जुटे हैं। यहाँ के मेहनतकश जनजाति समुदाय के लोगों ने 1 एकड़ से अधिक पथरीली और पहाड़ी भूमि में टमाटर, बैंगन, फूल गोभी, बंधा गोभी और मिर्च की खेती कर उसे हरा भरा बना डाला है। इस इलाके में 2 एकड़ 40 डिसमिल में धान की खेती लाइन विधि से की जा रही है, जिसमें झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी स्थानीय लोगों को भरपूर सहयोग दे रही है। सब्जी और धान की खेती से जहां घरों में खुशहाली आ रही है, वहीं इससे कई लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल रहा है। खेती करने की जानकारी भी बहुत मिले हैं, फिर दवा के लिए भी जानकारी मिले हैं, फिर इसमें हम लोग का रासायनिक खाद भी मिले हैं, जैविक खाद भी मिले हैं, बहुत लाभ मिले हैं हम लोग को। हम लोग खेती कर रहे हैं, सब्जी, धान और टमाटर, भिंडी, मिर्चा। जल परियोजना के अंतर्गत जो हम लोगों ने गांव के लोगों को नई तकनीक नई विधि से हम लोगों को खेती करने के बारे में जो उनको बताए थे, वो अब उसी के माध्यम से लोग अभी कर रहे हैं। इससे ये भी साबित होता है कि इस विधि के माध्यम से उन लोगों को काफ़ी इससे लाभ प्रदान हुआ था। आकांक्षी जिला पूर्वी सिंहभूम में जनजाति समुदाय की आर्थिक दशा में सुधार लाने में पशुधन योजना भी काफी लाभदायक साबित हो रही है। जिले के खैरवानी पंचायत में सबर जनजाति समुदाय के बीच सूअर, बकरी और बतख वितरित किए गए हैं और उन्हें इसके लिए प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। इस तरह के वैकल्पिक साधन से कृषि के साथ साथ उन्हें आमदनी बढ़ाने का एक और जरिया मिल गया है। 3 लाभुक को सूअर मिला था और 2 लाभुक को बकरी मिला था, तो उसमें से 3 लाभुक जो सूअर मिला था उनको भी बच्चा दिया गया है और उसको देखभाल के लिए मैं समय समय में इसका घर आता हूँ और उनको गाइडलाइन करता हूँ कि किस तरह से उसको खाना पीना खिलाया जाए और किस तरह से बीमारी से बचाया जाएगा, और इसको बेचने का तरीका हम समय समय में बताते हैं कि कैसे बेचेंगे इसको। 2-5 हजार करके भी बिक्री होता है हम लोग गाँव शहर में। इधर इस गाँव में जैसे 2000-3000 और उससे हम लोग मुनाफा मिलेगा। हम लोग को सब लोगों को थोड़ा कुछ पूंजी बढ़ाने के लिए दिए हैं सर। बकरी और सुअर के आदिम जनजाति के वर्ग है, ये उनका कैसे पालन पोषण करके और बढ़ोतरी कर रहे हैं, आय में अपनी बढ़ोतरी कर रहे हैं, और ये जो परियोजना है ये बहुत ही सफल है। चारों तरफ से पहाड़ और जंगल से घिरा यह इलाका बहुत ही सुंदर है, जिसके कारण जिला प्रशासन इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने में भी लगा हुआ है। साथ ही कनेक्टिविटी में सुधार के लिए पहाड़ की चोटी पर मोबाइल टावर भी लगाने का प्रस्ताव है।
लखाईडीह एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों के बीच में नेचर के एक बास्केट की तरह एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जो एक पर्यटन को भी काफ़ी आकर्षित करने के मुद्दे से अगर देखा जाए तो उसके विकास के लिए भी हमने एक वहाँ पे गेस्ट हाउस बनाने का प्रपोजल जो है वो पर्यटन विभाग को बना के भेजा हुआ है। दूसरा कि वहाँ पे मोबाइल टावर की कनेक्टिविटी काफ़ी कम है, तो उसमें भी अभी मोबाइल टावर कनेक्टिविटी का काम शुरू हो गया है। पथरीली और पहाड़ी भूमि में खेती तथा पशुपालन को नया आयाम देकर यहाँ के जनजाति समुदाय के लोगों ने साबित कर दिया है कि अगर उन्हें आकांक्षी जिला योजना जैसे कार्यक्रमों का साथ मिले तो वे हर भूभाग को हरा भरा करने का जज्बा रखते हैं, क्योंकि पर्यावरण रक्षा और पशुओं से प्रेम उनके संस्कारों में बसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात करते हैं मंडी भाव की और आइए देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को ज्वार के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 18 अक्टूबर को ज्वार का भाव रहा 3,400 रुपए, जो कि 19 अक्टूबर को 25 रुपए टूटकर 3,375 रुपए हो गया। वहीं राज्य की ही धरोल मंडी में बुधवार को ज्वार की खरीद 2,890 रुपए पर हुई। राजस्थान की बात करें तो यहाँ की विजयनगर मंडी में 18 अक्टूबर को ज्वार का भाव रहा 2,100 रुपए, जो कि 19 अक्टूबर को 50 रुपए बढ़कर 2,150 रुपए हो गया। यहीं की कोटा मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे कमजोरी के साथ हुए। यहाँ 18 अक्टूबर को ज्वार का भाव रहा 2,170 रुपए, जो कि 19 अक्टूबर को 270 रुपए लुढ़क कर 1,900 रुपए पर आ गया। खरीफ ज्वार की बुआई बीते साल के मुकाबले पिछड़ी है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार खरीफ ज्वार की बुआई 14,23,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की खेती 14,67,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी साल 2022 में खरीफ ज्वार की बुआई बीते साल के मुकाबले 44,000 हेक्टेयर पिछड़ी है। वहीं बात ज्वार की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से 21 सितंबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान ज्वार की पैदावार 16,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 42,30,000 टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को उड़द के सौदों में मिला जुला रुख रहा। 19 अक्टूबर को राजकोट मंडी में उड़द के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं कोटा और लखनऊ मंडी में उड़द के भाव में नरमी देखने को मिली, जबकि धोराजी मंडी में उड़द के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 18 अक्टूबर को उड़द का भाव रहा 6,450 रुपए क्विंटल। 19 अक्टूबर को इसके भाव में 250 रुपए की मजबूती आई और भाव 6,700 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचे। यहीं की धोराजी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। यहां 18 और 19 अक्टूबर को उड़द 6,405 रुपए क्विंटल पर बिकी। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में उड़द के सौदे कमजोरी के साथ हुए। यहां 18 अक्टूबर को इसका भाव रहा 5,800 रुपए क्विंटल, जो कि 19 अक्टूबर को 100 रुपए लुढ़क कर 5,700 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचा। इसी तरह उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में 18 अक्टूबर को उड़द का भाव रहा 7,400 रुपए क्विंटल, जो कि 19 अक्टूबर को 10 रुपए की गिरावट के बाद 7,390 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। खरीफ उड़द की बुआई बीते साल के मुकाबले पिछड़ी है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में खरीफ उड़द की बुआई 38,27,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान उड़द की खेती 39,61,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल उड़द की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 1,33,000 हेक्टेयर पीछे है। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की और देखते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपने खेतों का ख्याल।
असम के किसान सरसों की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। असम के बराक घाटी इलाके में राजमा और मटर की बुआई के लिए भी खेत तैयार किए जा सकते हैं। असम के ब्रह्मपुत्र घाटी और उत्तरी मैदानी इलाकों में फूल गोभी, बैंगन, पत्ता गोभी और ब्रोकली की नर्सरी लगाई जा सकती है। मेघालय में भी ब्रोकली, पत्ता गोभी, फूल गोभी और लाई पत्ता की रुपाई की जा सकती है। यहाँ के किसान लोबिया की खड़ी फसल में जल निकासी की व्यवस्था करें। मणिपुर में मटर, सेम, प्याज और लहसुन की बुआई जारी रखें। यहाँ धनिया, मूली, गाजर और अदरक के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। मिजोरम के किसान पत्तेदार सब्जियों और सरसों की बुआई जारी रखें। यहाँ गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली की नर्सरी भी लगाई जा सकती है। नागालैंड में TRC और WRC किस्म के धान की पकी फसलों की कटाई कर ले। साथ ही यहाँ के किसान सोयाबीन की पकी फसल की कटाई भी कर ले और कटाई के बाद इनका सुरक्षित भंडारण भी कर ले। जम्मू और कश्मीर के उपोष्ण कटिबंधीय और मध्यवर्ती इलाकों में धान की पकी फसल की कटाई कर ले। यहाँ रात के समय कद्दू वर्गीय फसलों को नीची सुरंगों में पॉलिथीन से ढक दे। यहाँ के शीतोष्ण घाटी इलाकों में जई, मटर और मसूर की बुआई की जा सकती है। यहाँ के किसान मक्का और धान की पकी फसल की कटाई जारी रखें। उत्तराखंड के भाभर और तराई वाले इलाकों में गेहूं, चना और मसूर की बुआई कर ले। यहाँ के पहाड़ी इलाकों में मूली, शलजम, गाजर, मेथी और लहसुन की बुआई की जा सकती है। दिल्ली के किसान उठी हुई क्यारियों पर सरसों, मटर और गाजर की बुआई जारी रखें। मूली और पालक की भी बुआई यहाँ जारी रखें। दिल्ली के किसान फूल गोभी, ब्रोकली और टमाटर की पकी फसलों की रुपाई जारी रखें। गाजर की खेती के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी सबसे अधिक ठीक रहती है। जिस खेत में आप गाजर बो रहे हो उसमें से पानी निकालने का पूरा प्रबंध होना चाहिए। मेड़ों पर फसल बोने से जल भराव का खतरा कम हो जाता है। 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बोने से पहले खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना ले। कतार से कतार के बीच की दूरी करीब 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बोते समय 1 हेक्टेयर जमीन में 30 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और इतनी ही मात्रा में पोटेशियम देनी चाहिए। बुआई के 25 से 30 दिन बाद 15 किलो नाइट्रोजन दे दे और 45 से 50 दिन बाद भी 15 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे। जब बीज उगाए तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। गाजर की फसल के साथ अनेक खरपतवार उगाते हैं जो भूमि में नमी और पोषक तत्व लेते हैं, जिसके कारण गाजर के पौधों का विकास और बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन्हें खेत से निकालना बहुत आवश्यक हो जाता है। निराई करते समय पंक्तियों से आवश्यक पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाए। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें। साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर। अनुराग सिंह ठाकुर ने बांग्लादेश से भारत आए युवाओं के प्रतिनिधिमंडल पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि इस तरह के कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में और मजबूती आएगी। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जन परामर्श के लिए नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के मसौदे को प्रस्तुत किया है।
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में परिकल्पित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विजन को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क विकसित किया है ताकि अकादमिक और व्यावसायिक क्षेत्रों का एकीकरण सुनिश्चित किया जा सके, जिससे दोनों के बीच लचीलापन और गतिशीलता आए। एनसीआरएफ छात्रों की आगे की प्रगति के लिए कई विकल्पों को खोलेगा और व्यावसायिक शिक्षा व अनुभवात्मक शिक्षा के साथ स्कूल और उच्च शिक्षा के बीच रिश्ता कायम करेगा, जिससे कौशल प्रदानता और वोकेशनल शिक्षा को मुख्यधारा में लाया जा सकेगा। एनआईए ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 ठिकानों पर छापे मारे हैं और आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के वॉइस ऑफ हिंद मॉड्यूल के एक कट्टरपंथी कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया है। और देश में बाजारों में दिवाली की रौनक है। बाजारों में काफी चहल पहल है। सराफा बाजार में भी इस बार सोने चांदी और हीरे के नए गहने धूम मचा रहे हैं। दुकानदारों को उम्मीद है कि 2 साल से सुस्त पड़े कारोबार को इस साल रफ्तार मिलेगी। कश्मीर के कई पहाड़ी इलाकों में इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। माचिल, गुलमर्ग, राजौरी समेत कई इलाकों में पहाड़ बर्फ की चादर से ढके हुए हैं। बर्फबारी से क्षेत्र में ठंड बढ़ गई है। गुलमर्ग में बर्फबारी होने से लोगों में उत्साह देखने को मिला है। और बेंगलुरु में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल है। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव जैसी समस्या हो गई है, जिससे लोगों को आवाजाही के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के अलीबाग में आरसीएफ कंपनी में एक गैस टरबाइन इकाई में कंप्रेसर फटने से भीषण विस्फोट हुआ है। विस्फोट से हुए हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।